नमस्कार बच्चों, मैं आपका गणित अध्यापक कपिल त्यागी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैथ्स पे बढ़िया तरह ध्यान दे रहे होंगे। तो हम कर रहे थे कक्षा 11 के अंदर सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत। उसकी पहली प्रश्नावली हम लोगों ने कर ली थी 1.1। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। और अब आगे का कॉन्सेप्ट हम शुरू करते हैं। समुच्चय सिद्धांत में हम लोगों ने सेट्स पढ़ लिए थे। सेट क्या होता है इसके बारे में भी हमने जान लिया था। चलिए अब थोड़ा सा और आगे हम विचार करते हैं सेट के कुछ प्रकार, कुछ विशेषताएं, उनके बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर एक विशिष्ट सेट की बात करते हैं, विशिष्ट समुच्चय की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट। नाम से आपको पता चल रहा है रिक्त। रिक्त का मतलब जिसके अंदर कोई भी अवयव ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो। तो उसे लिखेंगे कैसे? मान लीजिए आपके पास ए है और ये एक रिक्त समुच्चय है, तो रिक्त का मतलब है इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर बस केवल हवा है, कुछ नहीं है। इसे आप बोलेंगे रिक्त समुच्चय। ठीक है, कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है और इसे डिनोट करते हैं आप फाई से। ठीक है, फाई, इसे फाई बोलते हैं। तो इससे डिनोट करते हैं आप इसे। अब आप समझ गए होंगे कि वो सेट जिसके अंदर कोई भी अवयव ना हो उसे आप रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट बोलते हैं और जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं। अब समझने वाली बात है कि भाई ऐसे कौन से समुच्चय आ गए इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब तक तो आप कह रहे थे कि समूह संग्रह बनाना होता है। अब जब संग्रह इसमें कुछ है ही नहीं, जैसे कभी कभी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपको कहा जाए एक सेट हम लेके चलते हैं, जैसे हमने पिछली बार रोस्टर मेथड और समुच्चय निर्माण विधि दोनों ही पढ़ ली थी। तो हम समुच्चय निर्माण विधि में एक सेट लिखते हैं ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स जो है वो आपका लेस देन 3 से छोटा है। ठीक है, एंड और साथ ही साथ x जो है वो 5 से बड़ा है। ठीक, हमने यहाँ पे एक बात कही कि x 3 से छोटा और 5 से बड़ी है। कोई प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं, x1 या x बिलोंग्स टू n। x आपकी एक प्राकृतिक संख्या है। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या 3 से छोटी कोई संख्या, 3 से छोटी संख्या हम लेंगे 2, 1, इस तरीके से आएंगे आपकी प्राकृतिक संख्याएं, और 5 से बड़ी संख्याएं 6, 7, 8, 9 ये आएंगी। तो क्या कोई एक ऐसी संख्या हो सकती है जो 3 से छोटी भी हो और 5 से बड़ी भी हो? नहीं हो सकती। कोई ऐसी संख्या हमारे पास नहीं है जो 3 से छोटी और 5 से बड़ी हो। तो वास्तव में ये क्या है, इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं। ये कौन है? एम्प्टी सेट है, फाई है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट जो होते हैं वो हमें फाई सेट बना के देते हैं। तो आपको उसमें ध्यान रखना है कि जो आपको स्टेटमेंट दे रखा है क्या वास्तव में उसका कोई एलिमेंट बन रहा है या नहीं, कोई एलिमेंट आपको प्राप्त हो रहा है या नहीं। तो ये आपके रिक्त समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। इसी में आपके होते हैं फिर रिक्त, आपने बता दिया जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, 0 हो, नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ है ही नहीं उसके अंदर। अब इसी पर आधारित, नंबर ऑफ एलिमेंट पर ही आधारित है आपकी दो परिभाषाएं और हैं। सबसे पहले है आपकी परिमित समुच्चय। परिमित और साथ के साथ ही हम लेके चलते हैं अपरिमित समुच्चय। शब्दों से आपको पता चल ही रहा होगा। मतलब फाइनाइट
इनफाइनाइट सेट। नाम से ही आपको पता चल रहा है परिमित का मतलब जिनकी गिनती कर सकते हो, जो काउंटेबल होते हैं, ठीक है। एक ऐसे सेट जिनके अंदर के एलिमेंट जो आपको दे रखे हो उनकी आप गिनती कर सकते हो, वो आपके परिमित या फाइनाइट कहलाते हैं। और ऐसे सेट जिनके अंदर के एलिमेंट्स की आप गिनती नहीं कर सकते, अनंत पद जिसके अंदर होते हैं, उन्हें आप अपरिमित समुच्चय कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, मैं लिखता हूँ जो आपका समुच्चय निर्माण विधि थी उसी में लिखते हैं, रोस्टर मेथड में तो आप उसे कन्वर्ट कर ही देते हैं। ए x such that x less than 100 और x belongs to n, यानी कि x एक प्राकृतिक संख्या है जो 100 से छोटी है। तो क्या हो गई, 1 से लगाकर 99 तक की सारी संख्याएं हो गई। तो इन्हें आप काउंट कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर आपके 99 एलिमेंट्स होंगे, 99 पद होंगे। तो ये काउंटेबल हो गया जिसमें हम गिनती कर सकते हैं। लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है, हमने गिनती कर दी थी। इसमें 99 होंगे, 99 होंगे, 1000 होंगे, 10,000 होंगे, लाख होंगे, करोड़ होंगे, अरब होंगे, पर इनकी हम गिनती कर सकते हैं। वो आपके काउंटेबल होंगे, परिमित समुच्चय कहलाएंगे। अब इसी तरीके से हम एक सेट लेके चलते हैं। ये तो आपका हुआ परिमित। अब हम बात कर रहे हैं अपरिमित समुच्चय की। तो अपरिमित में क्या है, x, ये a इक्वल्स टू x सच दैट, अब हमें यहाँ पर कोई बाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे सीधे इसे लिख दूं कि x बिलोंग्स टू n के, x एक प्राकृतिक संख्या है, या तो ये लिख दिया जाए, या x बिलोंग्स टू n के। अब प्राकृतिक संख्या है, अगर मैं इसे रोस्टर मेथड में लिखना चाहूँ तो, क्योंकि काउंट करना है मुझे 1 2 3 4 और एंड सो ऑन, ये आपको लगाना पड़ेगा। एंड सो ऑन, एंड सो ऑन का मतलब है इसमें अब अनंत पद हो गए। कहाँ पे ये समाप्त होगा हमें नहीं पता, शुरुआत तो इसकी पता है पर अंत हमें इसका नहीं पता। तो ये आपका अनकाउंटेबल होगा, इसकी हम गिनती नहीं कर सकते। तो इसे हम कहेंगे अपरिमित समुच्चय या इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इन्हें आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी, नॉन काउंटेबल भी बोलते हैं आप इन्हें। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रिक्त समुच्चय आपके हो गए। अब आपकी बात करते हैं हम समान समुच्चय की, यानी कि इक्वल सेट की। इक्वल सेट, ये समान समुच्चय क्या होते हैं, समान मतलब जो बिल्कुल बराबर हो। उसके लिए आपके पास दो कंडीशन है। अगर आपके पास a और b दो समुच्चय दे रखे हैं, तो पहली कंडीशन तो ये है कि आपकी नंबर ऑफ a, यानी कि नंबर ऑफ a, ये लिखने का तरीका है कि a के अंदर तत्वों की संख्या या नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। पहली बात तो ये कि तत्वों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब दूसरी बात ये फॉर एवरी, ये फॉर एवरी का चिन्ह है प्रत्येक के लिए। x बिलोंग्स टू a, यदि x a से बिलोंग करता है तो साथ ही साथ में क्या होना चाहिए कि x आपका बिलोंग करे b से भी। यानी कि इसका मतलब हुआ आपका कि जो तत्व a के अंदर है वही तत्व आपके b के भी अंदर है, ठीक। उदाहरण के लिए हम एक सेट लेके चलते हैं a, ये हमने ले लिया 1 3 5 9, ये ले लिया हमने एक सेट, ठीक है। b हमने लिया, अब इनका क्रम परिवर्तित करके हम इन्हीं को लिख दें 9 3 5 और 1, ठीक। देखिए इसके अंदर कितने हैं, 4 एलिमेंट हैं, इसके भी अंदर 4 एलिमेंट हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं 1 इसके अंदर है, 1 इसके भी अंदर है, 3 इसके अंदर है, 3 इसके भी अंदर है, 5 इसके अंदर है, ये भी इसके पास है, 9 भी दोनों के पास है। तो सारे एलिमेंट्स इक्वल है, और सारे एलिमेंट्स इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, a इक्वल्स टू b के। सेट a जो होगा वो सेट b के समान होगा, समान समुच्चय होगा, ठीक है। तो इक्वल सेट भी आपकी समझ में आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं प्रश्नावली पर। आसान प्रश्नावली है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया है तो
पढ़ना शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में देखिए सबसे पहला ही प्रश्न आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। रिक्त समुच्चय यानी कि आपको वो छांटना है जिसमें कोई एलिमेंट ही आपको ना मिल रहा हो, कोई तत्व ही आपको ना मिल रहा हो। पहले प्रश्न का पहला ही पार्ट, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और देखते हैं कि आपको कोई एलिमेंट मिलता है या नहीं मिलता। स्टेटमेंट आपको दे रखा है पहले प्रश्न में कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जो 2 से भाग हो सकती हो, 2 से कट सकती हो, ऐसी विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब ये तो बड़ी अजीब बात हुई कि विषम संख्याएं, विषम संख्याएं तो 2 से कटती नहीं, पहली बात तो यही है। अब ये कह रहा है कि ऐसी संख्या ढूंढ के दीजिए हमें जो विषम भी हो और 2 से कटती हो, तो ये तो संभव नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास ये एम्प्टी सेट हो गया, यानी कि रिक्त समुच्चय हो गया। ठीक, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में आपको दे रखा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि सम संख्याओं में 2, 4, 6, 8, 10 ये तो सम संख्या होगी, और इनमें से कोई अभाज्य संख्या भी है क्या? बिल्कुल है। 2 आपकी एक अभाज्य संख्या है, तो 2 एक ऐसी संख्या हो गई जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो यहाँ पर ये जो सेट हुआ आपके पास, इसके में एक एलिमेंट आपको प्राप्त हो गया 2, तो ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं है, ये आपका नॉन एम्प्टी समुच्चय हो गया। ठीक है, अरिक्त समुच्चय हो गया, यानी कि ये रिक्त नहीं है। तीसरे स्टेटमेंट पे चलते हैं। तीसरे स्टेटमेंट में आपको दे रखा है x such that x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है। और यहाँ पर वही स्टेटमेंट जो अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि x 5 से छोटी है और साथ ही साथ x जो है वो 7 से बड़ी भी है। ठीक है, x 5 से छोटी है और साथ ही साथ x 7 से बड़ी भी है। तो यहाँ पर अब आपको कोई एलिमेंट प्राप्त नहीं हो रहा ऐसा जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होंगी? 1, 2, 3, 4, और 7 से बड़ी तो अनंत तक जाएंगी, 8, 9, 10, 11। तो ऐसी कोई संख्या हमें प्राप्त नहीं हो रही जो 5 से छोटी होने के बावजूद 7 से बड़ी हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। तो ये क्या होगा आपका, ये वास्तव में आपके पास एक रिक्त समुच्चय हो गया, 5 एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, ये आपका रिक्त समुच्चय। अब इसकी फोर्थ स्टेटमेंट की बात करते हैं। चौथे में आपको दे रखा है फिर y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाओं की परिभाषा आपको पता ही है क्या होती है, जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, जो कभी भी परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती, वो कहीं नहीं मिलेंगी। और कहीं नहीं मिलेंगी तो उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, यानी कि कोई भी सार बिंदु नहीं होगा या उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। और कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है तो ये भी आपके पास एक रिक्त समुच्चय हो गया, यानी कि एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास रिक्त समुच्चय के उदाहरण दे रखे थे। तो यहां से आपके पास फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तो रिक्त है, बट सेकंड ऐसा आ गया जिसमें हमारे पास एक एलिमेंट हमें मिल गया, तो वो आपका रिक्त नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 में आपको दिया गया है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से परिमित है और कौन से अपरिमित है, ये आपको बताना है। देखिए वैसे ही हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें, तो हमें इसे कुछ बोर्ड पे या बुक पे करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस इसमें यही लिखना है परिमित है या अपरिमित है। सबसे पहला वर्ष के महीनों का समुच्चय। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं, ये हमें पता है, काउंटेबल है, गिन सकते हैं हम, जनवरी फरवरी सारे के सारे काउंट हो सकते हैं। तो काउंट हो सकते हैं तो क्या हो गया, ये एक परिमित समुच्चय हो गया।
फिर सेकंड में कहा गया है 1 2 3 और डॉट डॉट लगा के एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब हो गया अनंत तक जा रहे हैं आप, लिमिट कुछ नहीं है इसकी। तो अनंत तक हो गया तो हम इनकी गिनती नहीं कर सकते, तो ये क्या हुआ आपके पास एक अपरिमित समुच्चय हो गया। फिर तीसरे में कहा गया है 1 2 3 से लगाकर 100 तक की समस्त संख्याएं, इन्हें भी आप काउंट कर सकते हैं। 100 संख्या यहाँ पे लिखी हुई है आपकी और काउंट कर सकते हैं, तो ये आपके पास एक परिमित समुच्चय हो गया। फोर्थ पे आते हैं 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक 101 102 103 104 कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। तो ये भी आपको काउंटेबल नहीं रहा, तो ये आपके पास क्या हो गया? एक अपरिमित समुच्चय हो गया। पांचवे की बात करते हैं 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य हो और पूर्णांक हो, तो यानी सीधी सी बात यह है कि 99 से छोटी हमें अभाज्य संख्या लेनी है। 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, इसी तरीके से करते चले गए और अंतिम क्या हो गई? 97 हो गई। तो 99 से पहले 1 से स्टार्ट करके 97 तक आप पहुंच गए, तो उनकी काउंटिंग करी जा सकती है, उनकी गिनती करी जा सकती है। तो कितनी अभाज्य संख्याएं हमारे पास बनती हैं ये, तो ये भी आपका काउंटेबल सेट हुआ, यानी कि एक परिमित समुच्चय हो गया। तो पहला परिमित, दूसरा परिमित, तीसरा परिमित, चौथा आपका अपरिमित समुच्चय हुआ और पांचवा आपका फिर से परिमित समुच्चय हो गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरे में फिर यही कहा गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो इसी तरीके से डिस्कस करते हैं हम इसे भी। फर्स्ट में कहा गया है कि x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब x अक्ष के समानांतर आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? ये आपके पास x एक्सिस होता है, ये आपके पास y होता है। अब आपको कहा गया है कि x अक्ष के समानांतर, इसके समानांतर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? कितनी भी खींचते चले जाएंगे, ऊपर नीचे अनंत रेखाएं आप खींच सकते हैं। ठीक है, तो कैसा हुआ? ये आपका एक अपरिमित समुच्चय हो गया। सेकंड में आइए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके 36 कैरेक्टर होते हैं, 26 कैरेक्टर होते हैं। गिनती मैंने बताई थी, अब गिनती बता दी तो ये गिने भी जा सकते हैं, यानी कि 26 ABCD से लगा के XYZ तक आपके 26 बैठते हैं, काउंटेबल है, तो ये एक परिमित समुच्चय हो गया। थर्ड पे चलते हैं, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हो। तीसरे का थर्ड पार्ट देखिए, 5 के गुणज लिखना शुरू कीजिए। रोस्टर मेथड में लिखते हैं 5 10 15 20, कहाँ तक जाएंगे हमें नहीं पता, अनंत तक जाएंगे। ठीक है, और अनंत तक जाएंगे तो ये कैसा समुच्चय हो गया? आपका अपरिमित समुच्चय हो गया। फिर फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट में दे रखा है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर कितने जानवर हैं? इसकी गिनती बिल्कुल होगी, कितने भी हो सकते हैं, करोड़ 10 करोड़ अरब जितने भी होंगे, पर वो काउंटेबल होंगे। हम काउंट नहीं कर सकते, तो कोई ना कोई वैज्ञानिक, कोई जीव वैज्ञानिक वो काउंट कर रहा होगा, उन्हें उसे पता होगा। तो ये एक काउंटेबल सेट है, इनकी गिनती की जा सकती है। इसी तरीके से जैसे पूछा जाए आपसे कि ब्रह्मांड में सितारों का समुच्चय, भाई हम तो नहीं गिन सकते, नीचे लेट के अगर हम तारे गिनने लगे तो हमसे तो नहीं गिने जाते, पर खगोल शास्त्रियों ने तो वो गिन रखे हैं, सब कुछ काउंटिंग है उनकी, तो वो आपका एक परिमित समुच्चय हो जाता है। कभी कभी हमें ऐसा आभास होता है कि हम नहीं गिन सकते, हम नहीं गिन सकते, किसी ने तो गिन रखे हैं, वो हमें गिनती नहीं आती वहाँ तक, पर किसी को तो आती है, तो वो काउंटेबल है। ठीक है, तो इस भ्रम में मत पड़िएगा कि मैं नहीं गिन सकता तो कोई भी नहीं गिन सकता होगा, कोई ना कोई तो गिन रहा होगा उसे। नेक्स्ट चलते हैं 5वें पर। चौथा आपका परिमित समुच्चय हो ही गया। 5वें पर चलते हैं, मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। ये आपका मूल बिंदु हुआ करता है जो भी हमने बनाया था। अब इससे कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? मर्जी है आपकी, कितने भी बनाते चले जाइए, जितना आपका मन करे। असंख्य बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ असंख्य सेंटर लिए जा सकते हैं, केंद्र लिए जा सकते हैं, और उस केंद्र से यहाँ तक की दूरी लेके जितने भी वृत्त खींचेंगे वो मूल बिंदु से होकर जाएंगे। तो ये भी आपका एक अपरिमित समुच्चय हो गया, यानी कि असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 3 पूरा हो गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4।
4 में अब स्टार्ट होते हैं आपके प्रश्न 4 से समान और असमान समुच्चय पे। अब आपको देखना है कि कौन समान है और कौन असमान है। प्रश्न नंबर 4 में पहला ही प्रश्न देखिए। फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है एक समुच्चय ए दे रखा है जिसमें आपके पास ए बी सी डी है, ए बी सी एंड डी, और इसके साथ आपको एक बी दे रखा है समुच्चय, बी में आपको दे रखा है डी सी डी ए। सबसे पहले तो वही बात गिनती कर लीजिए, 4 इसमें है 4 इसमें है, तो यानी कि समान हो सकते हैं। अब एलिमेंट्स को देखिए, ए इसके पास है, ए इसके भी पास है, बी इसके पास है, बी इसके भी पास है, सी इसके पास है, सी इसके भी पास हो गया, और डी इसके पास है, डी इसके भी पास हो गया। यानी कि जो 4 एलिमेंट इसके पास थे वही 4 एलिमेंट इसके पास है। तो इसका मतलब क्या हुआ? implies that A equals to B के, ठीक है। देखिए कुछ बच्चे इस चिन्ह का प्रयोग करते हुए गड़बड़ करते हैं, implies है, इसे भी समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, इसका मतलब होता है अर्थात इससे प्रतीत होता है या इससे प्राप्त होता है। तो यानी कि इस रिजल्ट से प्राप्त होता है कि A इक्वल्स टू बी के। बराबर चिन्ह अलग होता है, इंप्लाइज अलग होता है। बराबर तब आप एक के बाद एक इस्तेमाल करते चले जाते हैं जैसे समीकरणों को आप हल करते हैं, ठीक है। पर जब एक स्टेटमेंट कुछ नया स्टेटमेंट को जनित कर रहा हो, यहाँ पर एक स्टेटमेंट ने दूसरे स्टेटमेंट को जनित किया है और उसके बाद हम लिखते हैं अर्थात, इसका मतलब है A बराबर B के। तो यहाँ पर इंप्लाइज का प्रयोग कर सकते हैं जब आप ये लिखेंगे। देखिए इसे और बेहतर तरीके से समझिए। हम कहते हैं यहाँ पर A इक्वल्स टू B आपके पास आ गया, यानी कि X बिलोंग्स टू A है, और साथ ही साथ फॉर एवरी X, प्रत्येक X के लिए X बिलोंग्स टू A और साथ के साथ ही X बिलोंग्स टू B के, ठीक है। जो एलिमेंट A में है वही एलिमेंट आपका B में भी है। ये इक्वल वाली कंडीशन के लिए है, बेहतर आप तब समझेंगे जब आगे सब साइड आप उप समुच्चय समझेंगे। तो यहां से अब अगर आप एक नया स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर फिर आपको इंप्लाइज का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि ये स्टेटमेंट अब कुछ नई बात कह रहा है तब आप इंप्लाइज का प्रयोग करेंगे, बराबर का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं भी कैसे भी ऐसे ही आप इंप्लाइज का प्रयोग ना करें कि बराबर की जगह पर भी इंप्लाइज लगा रहे हैं। तो इस प्रश्न में हमारे पास आ गया था A इक्वल्स टू B, ठीक है। सेकंड पार्ट में चलते हैं। इसके सेकंड में आपको दे रखा है 4 8 12 16, A के पास है 4 8 12 और 16, साथ के साथ B के पास कौन कौन है? देखिए B के पास है आपके पास 8 4 16 18, 8 4 16 और 18। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल है, 4 इसके पास है 4 इसके पास है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 4 इसके पास है 4 इसके पास भी है, 8 इसके पास है 8 इसके पास भी है, ठीक है। 12 इसके पास है पर इसके पास कहीं नहीं है, ठीक है। 12 आपका एक ऐसा एलिमेंट हो गया जो दोनों में कॉमन नहीं है। अब 16 इसके पास है 16 इसके पास भी है, ठीक है। 18 इसके पास है पर इसके पास नहीं है। तो दो एलिमेंट ऐसे हो गए आपके पास, A के पास 12 हो गया जो B के पास नहीं है, और B के पास 18 हो गया जो A के पास नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? A नॉट इक्वल्स टू B के। A और B समान समुच्चय नहीं है। तीसरे पार्ट पर आएंगे। तीसरे पार्ट में आपको दे रखा है A एक साइड दे रखा है आपको, इसमें आपको दे रखा है 2 4 6 8 10, 4 6 8 और 10 के। B फिर आपका समुच्चय निर्माण विधि में दे रखा है, ये दे रखा है X such that X सम धन पूर्णांक है और 10 या 10 से छोटा है। X such that
x समधन पूर्णांक है जो लेस देन इक्वल्स टू 10 के, यानी कि 10 के बराबर है, 10 से छोटी एक समधन संख्या है। तो अगर इसे भी मैं रोस्टर में लिखूं तो 10 से छोटी समधन पूर्णांक कितने होंगे आपके पास? 2 हुआ सबसे पहले, तो फिर 4 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 8 हुआ, और क्योंकि इक्वल्स टू साइन यूज कर रखा है तो 10 भी आप इसमें लेके चलेंगे। अगर ये इक्वल्स टू ना होता, स्ट्रिक्टली लेस देन होता, तब आप 10 इसमें नहीं लेके चल सकते थे। अब देखिए जो एलिमेंट इसके पास है वही एलिमेंट इसके भी पास आ गए, तो यहाँ पर भी आपके पास a इक्वल्स टू b के आ गया। ठीक है, इसी तरीके से तीसरे इसके चौथे पार्ट में चलते हैं। a x such that x संख्या 10 का एक गुणज है। 10 के गुणज कौन होते हैं? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 ये हो जाएंगे। और फिर b में आपको दे रखा है 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। तो इसमें 15 हो गया, 25 हो गया, फिर 35 आएगा। ये कुछ ऐसे एलिमेंट आ गए जो 10 के गुणज नहीं है, तो इसके पास कुछ एलिमेंट ऐसे हो गए जो a के पास नहीं है, तो a और d यहाँ पर समान नहीं होंगे। नेक्स्ट में चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवें प्रश्न में फिर यही है कि बताइए कि समान है या नहीं है, और आपको उनका कारण भी बताना है। कारण बताना है मतलब पूरी तरीके से हल करके दिखाना है। अगर समान है तो क्यों है, और समान नहीं है तो क्यों नहीं है। पांचवें प्रश्न की पहले ही पार्ट में चलते हैं। पहले पार्ट में आपको दे रखा है a एक सेट है, इसके पास एलिमेंट है 2 और 3, ठीक है। साथ ही साथ b आपको दे रखा है, b ये है आपके पास x सच दैट x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि यहाँ पर x जो है वो इसका एक हल है, तो हम इसके हल निकालते हैं। हल निकालने का तरीका x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं। कक्षा 10 में आप लोगों ने द्विघात समीकरण करी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अब आपको इसे सॉल्व करना है। सबसे पहला काम इसके गुणनखंड कीजिए, फैक्टराइजेशन कीजिए इस प्लेटोमिक टर्म से, तो ये आपके पास हो गए x प्लस 3 x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 के। ये आपके पास दो फैक्टर इसके हो गए, तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई -2 एंड -3। तो b आपके पास क्या होगा वास्तव में रोस्टर मेथड में लिख के लिए, तो -2 एंड -3, ठीक है। और a कौन है? 2 और 3 है, तो अलग अलग एलिमेंट हो गए क्योंकि इनके पास माइनस चिन्ह हो गया। तो यहाँ पर अतः a नॉट इक्वल्स टू b, a और b बराबर नहीं है। ये आपका इसका फर्स्ट पार्ट हुआ। अब पांचवे का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए इसी तरीके से आपको दो सेट दे रखे हैं। सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है a x such that x फॉलो, जो शब्द है आपके पास FOLLOW का एक अक्षर है। ठीक है, तो इसे रोस्टर मेथड में लिखते हैं हम। ये पिछली एक्सरसाइज में आप लोगों को बताई रखा है। F हो गया, O हो गया, एक L लेके चलेंगे, दो हैं इसमें, तो A भी यूज करेंगे, फिर से O आ गया, उसे नहीं लेके चलेंगे, और फिर आपके पास W आ गया। ठीक है, B लेके चलते हैं इसी तरीके से। B क्या रखा है? Y such that Y शब्द वॉल्व का एक अक्षर है। ठीक है, इसका भी रोस्टर मेथड में लिखते हैं हम सारणी विधि में, तो क्या हो जाएंगे? W O L और F। अब कंपैरिजन कीजिए, देखिए
दोनों में एफ इसमें भी है, एफ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, इसमें भी है, एल इसमें भी है, इसमें भी है, डब्ल्यू इसमें भी है, इसमें भी है। तो यहाँ पर ए इक्वल्स टू बी, ये आपके पास आ गया, यानी कि दोनों के दोनों समान समुच्चय हैं। तो ये इन्हें करने का तरीका है, पूरा डिस्कस करेंगे इस तरीके के प्रश्नों को। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। 6 में देखिए करके देखने लायक कुछ है नहीं है, तो आपको केवल चयन करना है। इसमें कहा गया है कि नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। सबसे पहले ए देखिए, ए के पास है 2, 4, 8, 12। अब ऐसा मुझे कोई समुच्चय इसमें नहीं दिख रहा है। देखिए सी के पास 4, 8, 12, 14 तो है, पर 2 नहीं है, चेंज हो गया, और इसके पास 14 है, वो नहीं है, तो ए किसी के बराबर नहीं है। बी पे आते हैं, 1, 2, 3, 4, बी 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 आपका हो गया डी के बराबर। 3, 1, 4, 2 अलग अलग दे रखे हैं, पर वही 1, 2, 3, 4 है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बी इज इक्वल्स टू डी के। प्रश्न नंबर 6 में बी इक्वल्स टू आ गया डी के। साथ ही साथ और देखिए सी तो किसी के बराबर आ ही नहीं रहा, डी वो बी के बराबर हो ही गया है, ई -1 और 1 है, और जी में भी देखिए 1 और -1 है, केवल क्रम परिवर्तित कर रखा है, तो ई बराबर हो गया जी के। ठीक, और इसके बाद एफ जो है वो 0a है, और एच जो है वो 0, 1 है, ये किसी के बराबर हो ही नहीं रहे। तो यहाँ पर हमारे पास केवल ये 2 पेयर आए जो समान समुच्चय के हैं। तो ये था आपका अंतिम प्रश्न। इस प्रकार से ये प्रश्नावली आपकी पूर्ण होती है। तो बच्चों पूरे एग्जाम्पल आप करते रहिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट पे जरूर ध्यान दीजिए। सेट थ्योरी आपका एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कॉन्सेप्ट मायने रखता है। कॉन्सेप्ट अगर आपकी समझ में आ जाता है तो सेट थ्योरी बड़ी आसान है करनी, और यदि कॉन्सेप्ट आपकी समझ में नहीं आ रहा तो ये सब आपका हवा में जाएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो पहले जो कॉन्सेप्ट आपका बुक में भी दे रखा है, या हम लोग जो पहले आपके टीचर्स सब लोग जो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं एक्सरसाइज कराने से पहले, उसे बड़े ध्यान से करें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ध्यान लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।